गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हेल्प में स्वागत है। और आज हम यहाँ पे आए हैं डिस्कस करने के लिए कि जो आरआरसी ग्रुप डी में 29 व 30 अगस्त को जो पेपर आया था जीके का, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करने के बाद से आपको फील होगा कि आप पेपर देखिएगा कैसा आया है। और अगर आपको हमारा कंटेंट सही लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो कि स्टडी हेल्प नाम से बना हुआ है उसको फॉलो करें। तो आइए शुरू करते हैं आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज VHEL इस्टेब्लिश्ड? VHEL की स्थापना कब हुई? इसका पहला ऑप्शन है 13 नवंबर 1964। सेकेंड ऑप्शन इज़ 12 नवंबर 1964। थर्ड ऑप्शन इज 15 अगस्त 1964 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 21 सितंबर 1977। तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज 13 नवंबर 1964। तो BHEL का फुल फॉर्म हुआ, BHEL का फुल फॉर्म होगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स, और इसकी स्थापना 13 नवंबर 1964 को हुई थी। और जैसे कि आप एक बार एक चीज़ और भी जान सकते हैं, आपको इंडो चाइना वॉर कब हुई थी? इंडो चाइना वॉर 1962 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है पेपर में। तो BHEL के करंट जो है MD कौन है, जो या फिर ये कहे कि करंट चेयरमैन डॉक्टर नलिन सिंघल। और BHEL क्या करता है, जितने भी पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट होता है वो इसका इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चर करता है। इट इज़ द इंडिया लार्जेस्ट पावर जनरेटर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब भारत में सबसे बड़ा पावर जनरेटर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। इसके सारे इक्विपमेंट, अधिकतर इक्विपमेंट NTPC को जाते हैं और इसको जाते हैं, आपके रेलवे में भी इसके इक्विपमेंट सप्लाई होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? BHEL का 13 नवंबर 1964। देखिए यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है कि BHEL इज़ नोन एज ए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड। इट्स लार्जेस्ट पावर मैन्युफैक्चरर जनरेटिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। डॉक्टर नलिन सिंघल एज्यूम चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन एंड ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ BHEL। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following has the highest resistance? इन तीनों में आपको देखना होगा कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेजिस्टेंस किसका है, ग्लास, एल्यूमिनियम या फिर मरकरी। और चौथा ऑप्शन ले सकते हैं आप लोग नन ऑफ दीज का। तो इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेजिस्टेंस ग्लास का होता है। ग्लास के बाद से आपका आएगा मरकरी और फिर आपका आएगा एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड। तो आपको पता है कि जैसे कंडक्टर, हमारे पास कितने टाइप के मेटल होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडक्टर होते हैं ना। पहले तक तो कंडक्टर होता है, फिर होता है सेमी कंडक्टर, फिर आपका आता है इंसुलेटर। अब ये चीज़ जानिए कि कंडक्टर में हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। लेकिन बात करते जब हम इंसुलेटर में हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होने लगता है। और यही सेम काम सेमी कंडक्टर में भी होता है। सेमी कंडक्टर में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? इसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ होता है। इसीलिए देखते हैं हम कई जगह ऐसे सेमी कंडक्टर डिवाइस लगाते हैं जिससे कि हमारा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़े तो उससे करंट फ्लो होने लगे। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल सेमी कंडक्टर का आप सोलर पैनल ले सकते हैं। सोलर पैनल का यूज़ क्या होता है? सोलर पैनल का यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में।
तो इसके लिए इसमें देखिए, अब मैंने आगे एक्सप्लेन किया, इसका मैं दिखाता हूँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस, देखो सबसे ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर रेजिस्टेंस का इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल गया, तो सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस किसका होता है? मेटल का। फिर एलॉय होता है, फिर सेमीकंडक्टर, और सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस होता है इंसुलेटर का। इसीलिए हम देखते हैं कि जो भी हमारे तार होते हैं, वायर होते हैं, उस पर हम इंसुलेटर की कोटिंग करते हैं ताकि हमें शॉक ना लगे। और सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस होता है मेटल का। लेकिन जब हम जैसे जैसे मेटल का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाता है। और इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होता है। और सेम टाइप का सेमीकंडक्टर में भी होता है। सेमीकंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नंबर ऑफ ए सिग्मा एंड ए पाई बॉन्ड इन ए बेंजीन। देखिए सबसे पहले बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। और बेंजीन का स्ट्रक्चर ये इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे कार्बन बॉन्ड बैठा दीजिए, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन। और इसमें क्या होता है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड वहाँ लाई करता है जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड वहाँ लाई करता है जहाँ पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और जहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा और एक पाई बॉन्ड रहेगा। मतलब सिग्मा बॉन्ड कंपलसरी बॉन्ड है, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। और पाई बॉन्ड जो है ये आपका जहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा वहाँ पे एक पाई बॉन्ड रहेगा। लेकिन जब हम यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में आपका 2 पाई बॉन्ड रहेगा और एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो मच 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 स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। हमेशा याद रखिएगा, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हमेशा पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। यानी सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें मोर एनर्जी रिक्वायर होगी एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में हमें लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो जहाँ पे आप देखिए, इसको गिनना शुरू करिए, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे वहाँ पे तो आपका रहेगा एक पाई बॉन्ड रहेगा। तो पाई बॉन्ड यहाँ एक है, एक यहाँ पाई बॉन्ड है और एक यहाँ पाई बॉन्ड है, यानी टोटल 3 पाई बॉन्ड है। और जब हम बात करते हैं इसकी सिग्मा बॉन्ड की, तो सिग्मा बॉन्ड में यहाँ पे पाई सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम लगेगा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन एटम लगेगा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन एटम लगेगा और एक यहाँ पे हाइड्रोजन एटम लगेगा। तो आप सिग्मा बॉन्ड गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4, ये रहा 5, ये रहा 6, यहाँ पे भी लगेगा ना, ये रहा 7 8 9 10 और 11 12। तो 12 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे इसमें और 3 पाई बॉन्ड रहेंगे। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने आगे डिफाइन किया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए गिनिए, कहाँ रहा 1 सिग्मा बॉन्ड, फिर ये रहा 2 सिग्मा बॉन्ड, फिर ये रहा 3 सिग्मा बॉन्ड, फिर ये रहा 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 6 ऐसे रहेगा। और इसमें फिर 6 रहेंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6, टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड। एक चीज़ और बताता हूँ, जहाँ पे जैसे सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो वो रहेगा एल्केन। सिग्मा बॉन्ड अगर सिंपल सिग्मा बॉन्ड रहे, जो सिग्मा रहेगा तो वो एन रहेगा, एन बनाएगा। और जहाँ पे डबल बॉन्ड आ जा रहा है वहाँ पे इन बनता है, ठीक है। और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वहाँ पे आइन बनेगा। ये हमेशा केमिस्ट्री का बॉन्डिंग रूल होता है। यानी जहाँ पे आप जैसे देखिए, यहाँ पे क्या रहा C6H6 रहना, तो ये बेंजीन रहेगा। तो इसमें इन आ गया। जहाँ पे भी आप लास्ट में इन देखिएगा तो वहाँ पे एज्यूम करिएगा वहाँ डबल बॉन्ड चल रहा है। और जहाँ पे आपको एल्काइन, जैसे आपको एल्काइन का स्ट्रक्चर पढ़ना हो तो एल्काइन में क्या रहेगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कलर डेविएट मिनिमम ड्यूरिंग द डिस्पर्जन ऑफ ए लाइट थ्रू ए प्रिज्म। तो प्रिज्म का सबसे पहले देखिए मेन फंक्शन क्या रहता है। प्रिज्म का मेन फंक्शन रहता है, अभी एक सिंपल 2D प्रिज्म बना रहे हैं। प्रिज्म क्या करता है कि जो भी सब वाइट लाइट आती है, जो इसके थ्रू गुजरती है वाइट लाइट, तो वो अपने 7 कलर को, उसको लाइट को उसके 7 कलर में डेविएट कर, मतलब वो
डेविएट कर देती है, अपने सात उसके लाइट को 7 रंगों में तोड़ देती है। तो वी आई वी जी वाई ओ और आर। तो जो लाइट जो अब जैसे डिस्पर्जन होता है, प्रिज्म का मेन फिनोमिना क्या शो करता है? प्रिज्म मेन फिनोमिना डिस्पर्जन का शो करता है। डिस्पर्जन मतलब होता है लाइट को उसके अपने 7 कलरों में तोड़ देना। तो सबसे ज़्यादा डिस्पर्जन यानी डेविएशन, डिस्पर्जन को आप डेविएशन भी कह सकते हो। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन कौन शो करेगा? सबसे ज़्यादा डेविएशन वो शो करेगा जिसकी वेवलेंथ कम होगी। तो हम क्या कहते हैं? डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वेवलेंथ वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा या फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो ये भी हम कह सकते हैं ना कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो या फिर हम ये भी कहा जा सकता है कि डेविएशन जो होता है, डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो रेड कलर की स्पीड सबसे ज़्यादा है तो ये लेस डेविएट करेगा, और वॉयलेट कलर की स्पीड सबसे कम है तो ज़्यादा डेविएट करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। वाइट लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म गेट अ डिस्पर्स इनटू इट्स कंपोनेंट कलर विच हैव अ डिफरेंट वेवलेंथ एंड इन द प्रिज्म मीडियम दिस इज कॉल्ड इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो प्रिज्म कौन से फिनोमिना शो करता है? प्रिज्म हमेशा याद रखें, प्रिज्म जो है डिस्पर्जन फिनोमिना शो करता है। और ये तो वेलोसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और हैंस वॉयलेट इज ए, ये क्वेश्चन ये लाइन हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, वॉयलेट इज ए मोर डेविएट एंड रेड इज ए लेस डेविएट। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए है, पूरा एक्सप्लेन मैंने किया है, चेक कर लीजिएगा। आइए, व्हाट इज द यूनिवर्सल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ ए एक्वेटिक एनिमल? तो ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज अमोनिया, सेकेंड ऑप्शन इज ए यूरिक एसिड एंड थर्ड ऑप्शन इज ए यूरिया। तो क्या बोल रहा है? यूनिवर्सल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ ए एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी उत्सर्जित उत्पाद क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज अमोनिया। देखो, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं ना, 3 टाइप के होते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर 3 टाइप्स। एक तो जो अमोनिया निकालते हैं, दूसरा जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, और तीसरा जो होते हैं यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उसे अमोनियोटैलिक कहते हैं, और जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसे यूरियोटैलिक कहते हैं, और जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं उसे यूरिक टैलिक कहते हैं। और देखो, अमोनियोटैलिक का उत्सर्जन कौन कौन करता है? अमोनियोटैलिक का उत्सर्जन जितने एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो अमोनियोटैलिक का उत्सर्जन करते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं जितनी ऑस्टियोफिश होती हैं। देखो, फिश भी 2 टाइप की होती हैं, एक होती है ऑस्टियोफिश और दूसरी होती है कार्टिलेज फिश। देखो, कार्टिलेज फिश में ना तैरने के लिए एयर सैक पाया जाता है, लेकिन ऑस्टियोफिश में तैरने के लिए एयर सैक नहीं पाया जाता है, इसलिए ये लगातार तैरती रहती हैं। और कौन सी मछलियाँ लगातार तैरती रहती है? ऑस्टियोफिश। और कार्टिलेज फिश में ना एयर सैक पाया जाता है, इसलिए वो कभी कभी रुक भी जाती हैं, इसलिए वो डूबती नहीं है। तो इसका अमोनिया कहाँ कौन कौन उत्सर्जन करेगा? एक्वेटिक एनिमल और ऑस्टियोफिश। और देखो, यूरिया का उत्सर्जन कौन कौन करेगा? यूरिया का उत्सर्जन जितने मैमल्स होते हैं, जैसे आप लोग होते हैं, हम हुए, या फिर आप जितने मैमल्स हैं, जितने ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। और यूरिक टैलिक का उत्सर्जन कौन करेगा? यूरिक टैलिक का उत्सर्जन जितने रेप्टाइल होते हैं, रेप्टाइल हो गए, वर्ड्स हो गए, एप्स हो गए, ये सब किसका उत्सर्जन करेंगे? यूरियोटैलिक का। और देखो, मैमल्स यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है? कार्टिलेज फिश जो होती है ना, यूरिया का उत्सर्जन करती है, हमेशा याद रखना अपने दिमाग में।
कार्टिलेज फिश हमेशा यूरिया का उत्सर्जन करती है। और मेढक ऐसा जंतु है जो तीनों प्रकार के उत्सर्जन कर सकता है, यानी अमोनिया भी, यूरिया भी और यूरिक भी। हमेशा एग्जाम याद रखना, मेढक एक्सेप्शन है। मेढक जो है तीनों टाइप के उत्सर्जन कर सकता है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक। जब वो एक्वेटिक में होता है तो अमोनिया निकालता है, और फिर जब वो बाहर रहता है तो यूरिया और यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अमोनिया, फर्स्ट आंसर। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इस चीज़ को लेके। देखिए मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन पूरा दिया है। और यहाँ देखो टॉक्सिसिटी, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टॉक्सिसिटी किसकी होती है? अमोनियोटेलिक सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टॉक्सिक होता है, और इनको ज़्यादा वाटर की भी ज़रूरत होती है। और सबसे लेस टॉक्सिक कौन सा होता है? लेस टॉक्सिक सबसे मिनिमम होता है यूरिक एसिड। और फिर होता है, और इसमें सबसे कम वाटर की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए एंडोक्राइन ग्लैंड? देखो एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे पहले जानो क्या होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है ना, डक्टलेस होती है। ये हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। देखो हार्मोन का सिक्रीशन यही करेंगी, ये ना लगा देना एग्जाम्पल के एक्सोक्राइन भी हार्मोन का। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं, एंजाइम का सिक्रीशन एक्सोक्राइन ग्लैंड करते हैं। तो इसमें से कौन सा होगा? थायराइड, एड्रिनल, टेस्टिस, स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड जो होती है ना वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है? एक तो लीवर हो गया, दूसरा स्लेवरी ग्लैंड हो गया, फिर एक म्यूकस ग्लैंड भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, और टीयर ग्लैंड भी आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड की खोज किसने की थी? देखो एंडोक्राइन ग्लैंड की खोज क्लॉड बर्नार्ड ने की थी। और हार्मोन की डिस्कवरी किसने की थी? हार्मोन की डिस्कवरी विलियम बेलिस ने और अर्नेस्ट स्टर्लिंग ने किया जाता है। देखो कहीं तुम स्टर्लिंग का नाम बहुत सुने होगे कि स्टर्लिंग, तो ये दिमाग में रखना अपने बात कि। और देखो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है? थायराइड होती है, पीनियल होती है, पिट्यूटरी होती है, पैराथायराइड होती है, थाइमस होती है, और टेस्टिस होती है, ओवरी एंड एड्रेनल्स। ये सब तुम्हारी जो होती है थायराइड ग्लैंड होती है, यहाँ से यहाँ तक। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड हैव ए डक्ट। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? डक्ट होता है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? डक्टलेस होती है। और क्या कहते हैं, ये एंजाइम सिक्रीट करता है। और एंडोक्राइन क्या करता है? एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल कौन सा? लीवर हो गया, टीयर ग्लैंड हो गया, स्लेवरी ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड वो होती है जो पसीने को हमारे शरीर से निकालती है, और यही हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी बैलेंस करती हैं। मेमोरी ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड। बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? लीवर ग्लैंड भी होता है, लीवर होता है, लेकिन ये क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है? थायराइड होता है। और स्मॉलेस्ट ग्लैंड पीनियल ग्लैंड होता है, जो कि हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक भी जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से हमें कब खाना है। देखते एक जैसे टाइम बचता है कि हम लोग को भूख लग जाती है, भूख लगता है पर्टिकुलर एक सिंगल टाइम पे भूख लग जाती है, और या फिर हमें कब सोना है, जागना है। और देखो फीमेल्स में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को फीमेल्स में कंट्रोल करती है ये कौन? पीनियल ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और हेड मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है हेड मास्टर ग्लैंड होती है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ना, उसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन जो होते हैं, फर्स्ट वन अग्रभाग होता है, फिर बीच में मध्य भाग होता है, और पश्च भाग। तो पश्च भाग को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। बाय विच हार्मोन? बाय ADH हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा ADH हार्मोन की कमी और ज़्यादा से क्या कमी रोग होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, हिंदी में पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल फार्मूला ऑफ ए वॉशिंग सोडा? देखो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2। ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना। अच्छा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका यूज़ होता है पेपर इंडस्ट्री में,
क्लोथ इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन और लेड मेटल। ये कास्टिक सोडा का किस में यूज़ किया जाता है? टिन और लेड मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी यूज़ किया जाता है, या फिर डाई का कलर बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तुम इसका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का मेन यूज़ ये ध्यान में रखना, यूज़ इन ए पेपर इंडस्ट्री एंड ए क्लोथ इंडस्ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड NaCl को क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, यानी खाने वाला नमक। खाने वाला नमक, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3.10H2, जो इसी को वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसका यूज़ किया जाता है कलर ऑफ ए नेल पेंट, या फिर पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, या फिर वॉशिंग सोडा में, वॉशिंग यानी डिटर्जेंट बनाने में यूज़ किया जाता है। अब हमेशा ये देखो NaHCO3 जो होता है ना, बेकिंग सोडा होता है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज़ किया जाता है NaCO3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरा हिंदी में लिखा है, जिसको हिंदी में पढ़ना वो हिंदी में पढ़ सकता है। और इन विच आर्टिकल आर ए फंडामेंटल ड्यूटीज आर ए मेंशन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 51A में मेंशन है। इसको कब जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया था। और इसको किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसको जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। और इसको कब इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिए गए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ USSR से लिया गया है। और ये बात हमेशा याद रखना, एक हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001। इसमें क्या किया गया था? 11वां फंडामेंटल राइट जोड़ा गया था। और 11वें फंडामेंटल राइट में क्या हो गया कि प्रत्येक अभिभावक या को अपने 6 से 11 साल तक के बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य होगा। तो ये 51A कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 51A में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल कहाँ से? देखो, फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक में है, और जिसमें इसमें आर्टिकल 32 को क्या बोला गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसको क्या इस आर्टिकल को क्या कहा गया? संविधान की आत्मा भी कहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो व्हाट इज़ द लास्ट एलिमेंट ऑफ ए न्यूलैंड ऑक्टेट रूल? न्यूलैंड ऑक्टेट का लास्ट एलिमेंट क्या होता है? न्यूलैंड ऑक्टेट का लास्ट एलिमेंट थोरियम होता है, ठीक है ना। अब न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेट रूल कब दिया था? न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेट रूल 1866 में दिया था। और इसमें सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है? हाइड्रोजन। और लास्ट एलिमेंट कौन सा था? थोरियम। अब एक चीज़ देखिएगा, इसमें उस समय जो इन्होंने डिस्कवर किया था उस समय टोटल कितने एलिमेंट थे? 56 एलिमेंट थे। और इन्होंने एलिमेंट को उसके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा था, और बोला था कि जो पहला एलिमेंट होगा वो 8वें एलिमेंट से सिमिलरिटी रखेगा, 8th एलिमेंट से सिमिलरिटी रखेगा। और तो इसमें और इनका जो ऑक्टेट रूल है कहाँ तक वैलिड रहा? इनका ऑक्टेट रूल कैल्शियम तक ही वैलिड रहा था। ये हमेशा याद रखिएगा कि इनका ऑक्टेट रूल कैल्शियम तक वैलिड रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2005 विच क्लासिकल लैंग्वेज वर एडेड या फिर वॉज एडेड? तो देखो 2005 में संस्कृत को ऐड किया गया था। सबसे पहले ये जानो क्लासिकल लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज ऐड हो सकती है? ऐसी लैंग्वेजेस जिनका इतिहास 1500 से लेकर 2000 साल पुराना हो और जिनका खुद का कोई लिटरेचर हो, यानी उसका कोई ना कोई लिटरेचर होना चाहिए और उसका इतिहास जो है ना 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। तो वही लैंग्वेजेस हमारे क्लासिकल लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किए थे। इसकी शुरुआत सन 2004 से हुई थी और सबसे पहली जो लैंग्वेज ऐड की गई थी वो थी तमिल।
देखो तमिल लैंग्वेज बहुत पुरानी, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज, ओल्डेस्ट बोली जाने वाली, अभी भी जो सबसे विश्व की सबसे पुरानी बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? तमिल लैंग्वेज है। ये विश्व की सबसे पुरानी बोले जाने वाली लैंग्वेज तमिल। ऐसे में तो कुछ लोग कहेंगे संस्कृत, लेकिन संस्कृत अब बोली कहाँ जाती है? संस्कृत तो सबसे पुरानी है, लेकिन संस्कृत बोली नहीं जाती, लेकिन तमिल जो है अभी भी बोली जाती है, तो ये सबसे पुरानी है। देखो 2004 में तमिल को जोड़ा गया था, 2005 में संस्कृत को जोड़ा गया था, 2008 में कन्नड़ को जोड़ा गया था, और तेलुगु को भी 2008 में जोड़ा गया था, और मलयालम को 2013 में जोड़ा गया था, और ओडिसी को 2014 में जोड़ा गया था। तो अभी तक और यही 6 लैंग्वेजेस जोड़ी हुई हैं टोटल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये सतपुड़ा, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा में स्थित है, ये हमेशा याद रखिएगा। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज में। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज में। और देखो मध्य प्रदेश क्या होता है, ये मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। और देखो टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क कितने? 10 है, जिसमें से जो 9 सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। ये पेंच नेशनल पार्क क्या होता है? बाघों के लिए है, होता है ये, यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच गैस इज रिलीज्ड बाय ट्री एट ए नाइट? तो पेड़ रात के समय कौन सी गैस छोड़ते हैं? पेड़ रात के समय CO2 गैस छोड़ते हैं, एक्सेप्ट तुलसी और पीपल। ये जो 2 पेड़ हैं ये 24 आवर्स ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं अपने पास। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है ना, देखो हमारे जो कल्चर है उसमें भी पीपल और तुलसी की बहुत ज़्यादा पूजा करने को बताई गई है। लोग कहते हैं कि पीपल और तुलसी घर में रखने चाहिए, तो ये इसका मेन रीज़न यही होता है, क्योंकि ये दोनों पेड़ जो होते हैं ना 24 आवर्स आपका ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। कौन सा? तुलसी और पीपल। और रात के समय CO2 गैस क्यों छोड़ते? क्योंकि उस समय रिवर्स फोटोसिंथेसिस होता है, इसीलिए रात के समय में हमें बड़े पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या होता है कि हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पेड़ जो है उल्टा, रात के समय उल्टा करने लगते हैं, वो ऑक्सीजन लेने लगते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो पेड़ों के नीचे रात के समय ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, इसीलिए पेड़ों के नीचे जो लोग रात को सोते हैं उन्हें चक्कर आने लगते हैं, तो कहते हैं कि हमको भूत दिखने लगा। भूत कुछ नहीं होता बेटा, सब साइंस है केवल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? देखो तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है। अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जो मैंने बोला था कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड से ADH हार्मोन भी निकलता है। तो ये देखो, ये ADH हार्मोन क्या होता है? जब ADH हार्मोन एक्सेस होता है तो क्या होता है, शरीर में वाटर लेवल ज़्यादा बन जाता है, शरीर में वाटर लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, तो जिससे कि पेशाब कम होने लगता है। और जब यही ADH हार्मोन की कमी हो जाती है तो वाटर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और शरीर से वाटर ज़्यादा बाहर निकलने लगता है। इसीलिए देखो जिनको ADH हार्मोन जिनका एक्सेस कम हो जाता है उनको बार बार पेशाब आता है, तो उस वाली बीमारी को क्या कहते हैं? डायबिटीज़ मेलिटस। और जिनको इंसुलिन के थ्रू जिसको इंसुलिन की वजह से डायबिटीज़ होता है उसको कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। और देखो जिसमें सबसे ज़्यादा ख़राब होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस, सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि ये किससे निकलती है? इंसुलिन का निर्माण आइसोलेट ऑफ ए लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ करती हैं इसका निर्माण, आइसोलेट ऑफ ए लैंगर सेल। इनमें क्या होती है? इनमें 3 टाइप के सेल पाई जाती है, अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फ़ा सेल से क्या रिलीज़ होता है? ग्लाइकोजन रिलीज़ होता है, जो कि क्या करता है कि ग्लूकोज को बढ़ाता है। बीटा सेल क्या करता है? इन जो एक्सेस ग्लूकोज होता है
याद रखना, एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और यही ग्लाइकोजन कहाँ चला जाता है, लीवर में स्टोर हो जाता है। इसीलिए जब देखो फास्ट, जो लोग फास्ट रखते हैं या व्रत रहते हैं, उनका जो लीवर रहता है ज़्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि वो जो एक्सेस जो ग्लाइकोजन है वो वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब ये इंसुलिन हार्मोन कम डेवलप होगा तो ये एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा ग्लाइकोजन में। जब कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो ये जो एक्सेस ग्लूकोज है हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा और जिससे डायबिटीज़ की बीमारी होती है। कौन सी डायबिटीज़, इंसिपिडस। और डायबिटीज़ देखो, डायबिटीज़ बीमारी को ठीक करने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, ह्यूमिलिन इंजेक्शन दिया जाता है, ह्यूमिलिन इंजेक्शन। और ह्यूमिलिन इंजेक्शन का निर्माण कहाँ से होता है, हमारे शरीर की जो लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे ई कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं। और इस ई कोलाई बैक्टीरिया से ह्यूमिलिन इंजेक्शन बनाया जाता है जिससे कि डायबिटीज़ इंसिपिडस या डायबिटीज़ मेलिटस का इलाज किया जाता है। ये याद रखिए कि आइसोलेट ऑफ ए लैंगर हेल्थ से अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा सेल पाई जाती है जो कि इनको ग्लूकोज को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। और ये आइसोलेट ऑफ ए लैंगर सेल कहाँ पाई जाएगी, पैनक्रियाज के पास पाई जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ए सॉल्ट एजिटेशन। नमक आंदोलन का दूसरा नाम क्या है, देखो दांडी मार्च। और दांडी मार्च कहाँ से हुआ था, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। इसमें गांधी जी ने नमक आंदोलन किया था। जब हमारे उस समय के वॉइसरॉय कौन थे, 1930 में वॉइसरॉय थे लॉर्ड इरविन। इनके और गांधी के बीच में समझौता जब नहीं बन पाया था तो इन्होंने नमक आंदोलन शुरू किया था और अंग्रेज़ों को से नमक बनाने का अधिकार को छीना था। नमक के ऊपर जो अंग्रेज कर लगाते थे उसको बंद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद द H2SO4। देखो ये क्या आती है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, देखो कैल्शियम हुआ, कैल्शियम जो है कैल्शियम सल्फेट में बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो गई। तो इसमें क्या हो, देखो इसमें कैल्शियम जो है ऑक्सीडाइज हो गया और H2SO4 क्या हो गया, रिड्यूस हो गया और सल्फेट रिड्यूस हो गया। तो ये कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो यहाँ से जो मान लो कोई अदर सब्सटेंस भी होगा तो वो भी, जैसे मान लेते हैं कि क्या सब्सटेंस तो आपके सामने ले, चलिए मैं आगे एग्जांपल आएगा तो आपको दिखाता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। देखो विच एलिमेंट कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन एलिमेंट। हाइड्रोजन एलिमेंट को कौन सा मेटल डिस्प्लेस कर सकेगा। देखो जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है ना बेटा, मोर रिएक्टिव मेटल, वो लेस रिएक्टिव मेटल को वो डिस्प्लेस कर देगा। तो देखो इसका मैंने ये बनाया है कि ये चार्ट होता है कि कौन सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव कौन सा, पोटेशियम होता है, फिर उसके बाद सोडियम होगा, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। सबसे लेस रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, गोल्ड। देखो जो मेटल सबसे लेस रिएक्टिव रहेगा वो सब उसको डिस्प्लेस कर देंगे। इसीलिए गोल्ड क्या होता है, देखो गोल्ड जो होता है सबसे लेस रिएक्टिव होता है। गोल्ड को तुम कहीं भी डाल दोगे, जैसे किसी भी चांदी वांदी गोल्ड को तुम अगर H2SO4 में भी डाल दोगे तो भी उसका कुछ नहीं होगा क्योंकि वो किसी चीज़ से रिएक्ट ही नहीं करेगा एक्सेप्ट एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में क्या होता है, 3HCl + 1 पार्ट ऑफ HNO3, ये जो होता है मिलके एक्वारेजिया बनाते हैं जो कि गोल्ड को डिज़ोल्व कर लेते हैं अपने अंदर में। तो इसका देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या था, पोटेशियम। अगर हम यहाँ पे देखो कैल्शियम की रिएक्शन अगर H2SO4 से कराते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद कैल्शियम सल्फेट बना के प्रेसिपिटेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है। ठीक, और ये किसी को क्या कहते हैं, जब इसमें CSO4 में .5H2O जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन विट्रियोल हो जाएगा, जिसे हरा थोथा भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
and a object of a 2.5 centimeter is placed at a distance of a 24 centimeter from a concave lens। देखो इंपॉर्टेंट ये याद रखो, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, अवतल लेंस, और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ऑफ ए 16 सेंटीमीटर फोकस डिस्टेंस। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द रिफ्लेक्शन, यानी ऑब्जेक्ट की हमें हाइट बतानी है। सबसे पहले देखो बेटा, इसकी फोकस लेंथ क्या दे रखी है, इसकी फोकस लेंथ 16 दे रखी है, और इसका 2f क्या रह जाएगा, इसका 2f तो 32 हो जाएगा, क्योंकि 2f क्या होता है, जस्ट फोकस का दुगना होता है। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट देखो 24 सेंटीमीटर, यानी फोकस और 2f के बीच में रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम मान लो ये बनाते हैं, और यहाँ पे ये मेरा फोकस है, ये मेरा 2f है, ये मेरा f है, ये मेरा 2f है, और यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा है। तो अगर ये आपको पता है कि सबसे पहले एक लाइन ऐसे जाती है और इससे डिस्पर्स हो जाती है, और ये यहाँ से कैसे मिलेगी, तो जहाँ पे दोनों मिलेंगी वहाँ पे हमारा इमेज बन जाएगा। तो देखो बेटा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस और 2f के बीच में रखा जाता है तो वो जो उसके इमेज प्राप्त होती है वो बियॉन्ड 2f2 में प्राप्त होती है, यानी 2f2 के बाद प्राप्त होगी। और जैसे जो 2f2 के बाद प्राप्त होगी तो क्या होगा, उसकी हाइट जो रहेगी, मतलब इमेज की हाइट, ना कि ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा रहेगी, और ये कहाँ मिलेगी, 2f2 के बाद रहेगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा और इन्वर्टेड इमेज रहेगी, ना कि इरेक्टेड। ये इमेज जो रहेगी हमेशा इन्वर्टेड रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। अगर देखो कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो उसका क्या, वो कहाँ पे, उसकी इमेज कहाँ, फोकस पे रहेगी, फोकस से मिलेगी उसकी इमेज, और जो इमेज फोकस पे रहेगी उसका क्या रहेगा, वो डिमिनिश होगी। सबसे छोटी इमेज कहाँ मिलेगी, में सबसे छोटी इमेज फोकस में मिलेगी, और ये डिमिनिश इमेज मिलेगी। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी और 2f के बीच में रहेगा तो उसका हमें ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, वो फोकस और 2f के बीच में मिलेगा। लेकिन क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट की जो इमेज रहेगी, वो जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उस इमेज की हाइट जो रहेगी छोटी रहेगी, लेकिन इमेज क्या रहेगी, रियल रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी। यहाँ पे इमेज क्या बन रही है, रियल बट इन्वर्टेड, और हाइट ऑफ द इमेज इज क्या, लेस देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जब देखो ये ऑब्जेक्ट जो है 2f पे रहेगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो इमेज रहेगी ये भी 2f पे रहेगी, और जो रहेगी, जो जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट रहेगी उतनी ही इमेज की हाइट रहेगी। लेकिन इमेज यहाँ पे क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। तो देखो यही एक कंडीशन है जहाँ पे इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों बराबर होती। कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा रहे, 2f पे रखा रहे। और जब यही ऑब्जेक्ट जब 2f और f1 के बीच में रहेगा, 2f और f1 के बीच में रहेगा, तो इमेज हमारा कहाँ मिलेगा, इमेज हमारा बियॉन्ड 2f1, या ये भी हम बोल सकते हैं कि 2f1 और इन्फिनिटी के बीच में मिलेगा। लेकिन इमेज की जो हाइट रहेगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा रहेगी, लेकिन इमेज कहाँ मिलेगा, रियल और इन्वर्टेड रहेगा। अब देखो, जब यही इमेज अगर ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रखा रहेगा तो उसकी इमेज हमें कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी में मिलेगी, लेकिन इमेज की साइज बहुत 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 बड़ी रहेगी। और क्या बोलते हैं, इसका रियल इमेज क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड रहेगा और रियल रहेगा, लेकिन हमें इमेज वो अपनी आंखों से दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो इमेज बहुत बड़ी रहेगी। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट जो फोकस और पोल के बीच में रहेगा तो इसकी इमेज राइट हैंड साइड में मिलेगी, मतलब इमेज जो है, सॉरी राइट हैंड साइड बोल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगी। और जो रहेगा ये इमेज इरेक्टेड रहेगा, यानी सीधा रहेगा, लेकिन बट वर्चुअल रहेगा। यानी हमें कॉनकेव लेंस में हमेशा याद रखना, कॉनकेव लेंस में केवल एक बार हमें वर्चुअल इमेज मिलती है। कब मिलेगी, जब इमेज फोकस और पोल के बीच, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये इमेज का फॉर्मूला होता है, लेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/b - 1/u = 1/f। तो देखो इसमें कुछ हम लोग साइन को पहले से एज्यूम करके रखते हैं। इसमें जो कॉनकेव लेंस की, हम कॉनकेव लेंस की फोकस को हम ऑलवेज निगेटिव मानते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकस को हम क्या मानते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, अब देखो जो भी हमारा इमेज रहेगा, अगर वो हमें वर्चुअल मिल रहा है, वर्चुअल, तो उसको हम निगेटिव मानेंगे। अगर ये हमें मतलब क्या बोलते हैं, देखो ये हमें अगर रियल मिल रहेगा,
रियल, तो हम इसके को क्या मानेंगे, इमेज की डिस्टेंस को पॉजिटिव मानेंगे। और देखो u को हम क्या लेते हैं, u ऑलवेज, अगर हमारा लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है तो वो ऑलवेज टेकन एज ए निगेटिव। अगर u हमारा लेंस के राइट हैंड साइड में रखा हुआ तो u ऑलवेज टेक एज ए पॉजिटिव। ठीक, समझ में आया ना बात को। बस ये हमेशा याद रखना, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज निगेटिव। ये हमने एज्यूम किया इस साइन को ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है, हमेशा याद रखना। और इसके जो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसमें इसको कब लाया गया था? इसको 1 जनवरी 2015 को लाया गया था, लेकिन इसकी घोषणा जो है तो 2014 में ही कर दी गई थी। और इसने किसकी जगह ली? इसने योजना आयोग की जगह ली। और योजना आयोग कब आया था हमारे देश में? 1950 में योजना आयोग शुरू हो गया था। 1950 से लेके कब तक चला? 2014 तक चला। लेकिन जो लास्ट हमारा 12th 5 ईयर प्लान कब तक चला? 12th 5 ईयर प्लान हमारा चला 2012 से लेके 2017 तक 12th 5 ईयर प्लान चला। और इन योजना आयोग को इसलिए लाया गया कि देखो, योजना आयोग जो था वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता था? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन वो ऊपर से लेके नीचे तक करता था। मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर सेंटर के पास रहेगी और स्टेट को फिर उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता था। लेकिन नीति आयोग पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है? नीचे से ऊपर करता है। यानी इसमें जो भी होगी सब सहमति से काम चलेगा। इसमें सारे स्टेट के सीएम को और जितने यूटी हो गए, यूटी के ऑल एलटी बोले तो क्या, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी, सॉरी नॉट एलटी, माय मिस्टेक, एलजी, ठीक है ना, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, जितने लेफ्टिनेंट गवर्नर बोले या ल्यूटेनेंट गवर्नर बोले उनको रखता है नीति आयोग और उसके अकॉर्डिंग फैसला कर सुनाता है। तो इसके प्रेजेंट डिप्टी चेयरमैन कौन है? नीति आयोग के प्रेजेंट डिप्टी चेयरमैन श्री सुमन बेरी जी हैं। और इसके सीईओ कौन है? प्रेजेंट में सीईओ मिस्टर परमेश्वरन अय्यर, इसके प्रेजेंट सीईओ हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना के में पश्चिमी घाटों के बाद महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है? देखो बेटा, इस नदी का एक नाम है कृष्णा रिवर। और इस नदी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है? विजयवाड़ा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस नदी के तट पे विजयवाड़ा बसा हुआ है। और इस पे जो इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां बेनगंगा, दूधगंगा, कोयना, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा और मूसी नदी। देखो, मूसी नदी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है? मूसी नदी के तट पे तुम्हारा हैदराबाद बसा हुआ है। और ये भीमा नदी पे 2 परियोजनाएं चल रही है, भीमा फर्स्ट और भीमा सेकेंड। और ये दोनों परियोजनाएं कहाँ चल रही हैं? महाराष्ट्र में, ठीक है। अब देखो, अब कृष्णा नदी की बोला जाए लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तुंगभद्रा। लेकिन लार्जेस्ट में वो अगर लार्जेस्ट बोल रहा है तो तुंगभद्रा, लेकिन अगर लॉन्गेस्ट बोले तो लॉन्गेस्ट में उसकी सबसे कौन सी हो जाएगी? आपकी ये भीम इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। लार्जेस्ट में वो होता है कि जो सबसे जिसपे अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा रहे, यानी तुंगभद्रा में अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है। जैसे हमारे भारत की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? हमारे भारत की सबसे लार्जेस्ट रिवर ब्रह्मपुत्रा है, क्योंकि इसका जो अमाउंट ऑफ वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर जितना इसने कंटेन किया हुआ है सबसे मैक्सिमम है। लेकिन हमारे भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गंगा। और गंगा की टोटल लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर, यानी 2525, ठीक है। और इस पे डैम कौन कौन से बने हैं कृष्णा रिवर पे? आप याद रखो, नागार्जुना डैम, अलमट्टी डैम और श्रीशैलम डैम। बेटा डैम तो बहुत बने हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी द करंट लिट बाय ए 200 वाट बल्ब एट ए 220 वोल्ट? देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? P = VI। तो यहाँ पे पावर कितनी दे रखी है? 200 वाट दे रखी है, और वोल्टेज कितना दे रखा है? 220। और हमें I निकालना है, तो 200 / 220 = I। तो I कितना आ जाएगा? I आ जाएगा आपका, कुछ गड़बड़ दे रखा है क्या? 200 / 220, 10 / 11, 10/11 इसका एम्पियर। कुछ गड़बड़ दे रखा है बेटा मेरे ख्याल से। यहाँ पे ये होना चाहिए 220 वाट होना चाहिए और 200 वोल्ट होना चाहिए।
तब इसके आई की वैल्यू 1.1 एम्पियर आएगी। ऐसे ही देखो ये 10/11 आ रही है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे 10/11 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए 220 वाट और 200 वोल्ट। तो जो होगा आपका 0 से 0 कट जाएगा, 1.1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire whose length is L and its cross sectional area is A has a resistance of a 0.2 ohm. What will be the resistance of another wire of the same material? देखो ये इंपॉर्टेंट है आपका सेम मटेरियल। अगर सेम मटेरियल क्वेश्चन में नहीं होगा तो बेटा ये क्वेश्चन को आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे रजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। रजिस्टिविटी को क्या किससे डिनोट करते हैं? रो से। और रो क्या होता है? रो इज always depend on the material, not the length, not the area। ये always रिमेंबर करने के। क्वेश्चन बहुत पूछता है घुमा घुमा के। पिछली बार का जो LEP का पेपर हुआ था, LAP असिस्टेंट लोको पायलट, उसमें इसने रो के कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था। तो यहाँ पे रो जो होता है वो केवल मटेरियल पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे रो देखो तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाई एरिया। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पर रेजिस्टिविटी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या देख रखा है? देखो 0.2 ओम का रेजिस्टेंस है और रो ऐसे ही रहेगा, और L दे रखा है और एरिया क्या दे रखा है? A। और फिर इसने बोला कि जो अनदर तार है, दूसरा तार है, उसमें हमें रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। और देखो लेंथ को कितना कर दिया? लेंथ को इसने 2L कर दिया और एरिया को क्या कर दिया? 4A। तो ये 2 से 2 कट गया। और L/A की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखो L/A की वैल्यू 0.2 दे रखा है। मतलब इसका मतलब यही ना हुआ कि L/A की वैल्यू 0.2 हो गई। तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.1। तो नया तो इसका जो R2 रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.1 ओम। नेक्स्ट, बस आज के लिए इतना ही। ये आए क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइएगा कहीं पे भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको होगी तो हम लोग तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इस कंटेंट को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी प्रॉफिट हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।